सर बोल रहा हूँ नायगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। आज हम साइंस 2 के पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और खास करके ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 2 में ब में आते हैं, ठीक है। और हमारा टॉपिक मैंने आपको बताया कि साइंस 2 का पेपर पैटर्न है जो क्वेश्चन नंबर 2 ब में आते हैं, लेकिन लेसन नंबर 6 से लेकर के जो 10 तक है, 6 मतलब है प्राणियों का वर्गीकरण, 7वां है पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की, 8वां है कोशिका विभाजन एवं जैव विधि, 9वां है सामाजिक स्वास्थ्य और 10वां है आपदा प्रबंधन। मतलब 6 से 10 तक जो भी चैप्टर है, इसमें से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे जो कि आते ही हैं और ये 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर दूसरे ब में आते हैं। अब उसमें क्या-क्या पूछे जाते हैं, थोड़ा-सा मैं एक पेपर पैटर्न के बारे में आपको बताऊँगा, जो कि जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है 10 मार्क्स का होता है, उसमें अ और ब 5-5 मार्क्स से डिवाइड होते हैं। अ में आपके एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस अर्थात बहुपर्यायी प्रश्न वाला जो है, उसमें आते हैं। 1-1 मार्क्स से 5 प्रश्न, ठीक है? तो 5 मार्क्स से प्रश्न नंबर 1 ब वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, 1-1 मार्क्स से 5 अर्थात 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, वह 10 मार्क्स का हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। 2 में वापस 10 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 15 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5 मार्क्स का होता है। इस प्रकार टोटल मिला के 40 मार्क्स से आपके साइंस 2 का पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में ज़रा ध्यान दीजिए, जो है ना, 4 मार्क्स का होता है, जिसमें वैज्ञानिक कारण वगैरह आते हैं, ठीक है? 3 क्वेश्चन में से 2 आपको करने होते हैं। लेकिन जो डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं, वह क्वेश्चन नंबर 2 ब में जो दिखाई दे रहा है, लिखा है निम्नलिखित सॉरी निम्नलिखित प्रश्नों के उप प्रश्नों के उत्तर लिखो। कोई भी 3 कितने मार्क्स का बगल में दिखाई दे रहा है, आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ये 6 मार्क्स का है, ठीक है? इसमें ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2 ब में, इसमें जैसे आपको बताया मैंने क्वेश्चन 2 ब में टोटल 5 प्रश्न आते हैं 2-2 मार्क्स के और आपको करना होता है कोई भी 3। तो 1-2 मार्क्स का टोटल कितने हो गया, 2 या 6 मार्क्स का। अब इसे जो खास करके जो पूछे जाते हैं, इसमें जीव विज्ञान से कम 2 प्रश्न, उप प्रश्न और पर्यावरण विज्ञान से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? अब इसमें निम्न प्रकार से कौन किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यदि आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें नियम या परिभाषा, नियम परिभाषा आपको दिखाई दे रहा है। नियम परिभाषा सिद्धांत, दूसरा है टिप्पणी लिखो, तीसरा प्रवाह आकृति को पूर्ण करो, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है अंतर स्पष्ट करो, गुणधर्म लिखो या विशेषताएं लिखो, उपयोग लिखो, ठीक है? लाभ लिखो, प्रभाव लिखो। और किस प्रकार का आ सकता है? संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, संकल्पना की जो प्रक्रिया है या घट पर आधारित उदाहरण लिखो। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं, इसमें पूछे जा सकते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 2 ब की, जो कि 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं। करना कितना है आपको? 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस अर्थात 6 मार्क्स से टोटल क्वेश्चंस होते हैं। चलो, मैं स्टार्ट करता हूँ अब स्टार्टिंग से कि क्वेश्चन नंबर ये जो है लेसन आपका छठा जो है प्राणियों का वर्गीकरण, ठीक है? उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने मार्क भी किया है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं।
अब आ जाइए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले यदि आप देखोगे छठे लेसन में, दिए गए चित्र में प्राणी संघ पहचानो। यहाँ देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। दिए गए चित्र में प्राणी संघ पहचानो एवं इसकी कोई भी 2 विशेषताएँ लिखिए। इस प्रकार सा, क्योंकि प्राणियों का वर्गीकरण यदि आप देखोगे लेसन, तो इसमें विभिन्न प्रकार के प्राणियों का जो वर्गीकरण किया गया है ना? इसमें विभिन्न प्रकार के जो संघ हैं, जो वर्ग है, यदि आप इसको देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें हर एक प्रकार के प्राणियों के बारे में कम से कम उसके जो संघ है, प्राणी संघ है या उसका जो क्लास है, ठीक है? वो देखिए, चित्र को पहचानिए और कम से कम इसके 2-2 विशेषताएँ को याद कर लीजिए। जो आपको ईज़ी लगता है, वह विशेषताएँ आपको याद करनी है। जब चित्र आप देखे रहोगे तो आप तुरंत इसको देख के पहचान जाओगे कि क्या दिया हुआ है। यदि आप देखोगे तो सामने जो दिखाई दिया है, वो हमने दिया हुआ है। ये साइकॉन है, स्पंज है ना? साइकॉन जो है स्पंज है। अब इसकी 2 विशेषताएँ क्या है? जैसे आप लिख सकते हैं, यह जलचर होकर यह मुख्यतः सभी ये प्राणियों में ये जो स्पंज है, इनके स्पंज जैसे शरीर में कंटिका या शुकों का स्पॉन्जिक तंतुओं का आधार होता है, ठीक है? और बोल सकते हैं यह स्थानबद्ध प्राणी होता है, अर्थात इनमें यह प्रचलन नहीं करते हैं, यह किसी न किसी आधार से क्या रहते हैं, संलग्न होते हैं। यही बात समझ में? यह इनके ये प्राणियों शरीर है असममिति वाला होता है, इन्हें सममिति नहीं होता है। ये जलचर प्राणी हैं, अधिकतर समुद्र में और कुछ मीठे पानी में होते हैं। मतलब सर अपना माइक ऑन कीजिए। गुप्ता सर आपका माइक ऑन कीजिए। आपका माइक बंद है सर, आपका माइक ऑन कीजिए। हाँ अभी आवाज आ रही सर आपकी। सॉरी सर, वो पता नहीं नेटवर्क इश्यू था, निकल गया था, फिर वापस आया, मुझे लगा शायद ऑन होगा। यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा था बेटा आपको साइक्लोन स्पंज के लिए, तो खास करके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको पहचान के इसकी 2 विशेषताएं आप लिखिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आपको प्राणी है, जो सर मैंने आपको दिखाया था चमगादड़, ठीक है? ये चमगादड़ हो सकता है या फिर आप हेलो सर, नहीं आ रहा है क्या स्क्रीन। सर? स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या सर? हाँ अभी दिख रहा है सर। ओके ओके, हेलो, अभी दिख रहा है सर। अच्छा सर। ओके तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा बेटा, स्पंज के अलावा लिवर फ्लूक आ सकता है, इस प्रकार के चमगादड़ आ सकते हैं, ये हाइड्रा आ सकता है, कोई भी प्राणी या पक्षी यहाँ पर दिया जाएगा
आपको उसको पहचानना है, किस वर्ग से है, ठीक है? और उसको आप बताइए और उसकी 2 विशेषताएँ कम से कम लिखिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे चमगादड़ है, हालाँकि ये उड़ता है, जैसे पक्षी वर्ग होते हैं, लेकिन ये पक्षी वर्ग नहीं है, ये स्तनधारी प्राणी वर्ग है। ये प्राणी वर्ग है, स्तनधारी, मैमेलिया में आता है, क्योंकि इसमें दूध स्रवित ग्रंथियाँ होती हैं, स्तनधारी प्राणियों को विशेष गुणधर्म जो है इसमें होती हैं, ठीक है? और इसमें सिर, गर्द, गर्दन जो आप जानते हो तो है। सबसे इम्पोर्टेंट है, यह दूध देने वाले प्राणी है, इसलिए स्तनधारी प्राणियों में आता है। ओके? तो इनकी 2 विशेषताएँ लिखिए और इनको पहचानिए। इस प्रकार से जो भी प्राणी वर्ग में आपको दिया गया है, प्राणी के वर्गीकरण में, उसके वर्ग को पहचानिए, ठीक है? उसके उपसंग को पहचानिए, उसके वर्ग को पहचानिए और उनके नाम को पहचानिए। जब आप पहचान लोगे तो उसकी 2-2 विशेषताएँ जो आपको मालूम है, उसको याद कीजिए, इम्पोर्टेंट। कोई भी जो याद कर सकते हैं, उससे संबंधित, उससे जो मिलता-जुलता है, तो आप अच्छी तरह से पूरे के पूरे ये जो लेसन है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ईज़ी, जनरली बच्चे इससे भागते हैं, लेकिन आगे ये मत कीजिए और बहुत इंटरेस्ट। आप अगर हर एक प्राणियों की इस प्रकार से क्लास है, वर्ग या जो उपसर्ग है, याद कीजिए, उनको देखिए और उसको पहचानिए। बस फिनिश हो गया आपका ये पूरा का लेसन ये फिनिश हो जाता है। अब आगे आइए बेटा, जब हम अ, हेलो, हेलो, हाँ बोलिए सर, आवाज आवाज़ आ आ रहा है सर? हाँ सर, बीच-बीच में चला जा रहा है सर, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, इनके लिए आपको 2 विशेषताओं को करना है। इसके अलावा अगर 2 विशेषताएँ और कर लेते हैं, मतलब 4 विशेषताएँ, तो आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए जब भी किसी का आएगा, तो आप किसी भी 2 प्राणियों के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। क्योंकि अंतर स्पष्ट जब आप करोगे, तो कम से कम आपको कम से कम 4 पॉइंट लिखना होता है। हर एक पॉइंट के लिए आपको आधा-आधा मार्क्स मिलता है। तो अंतर स्पष्ट करो, इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 ब में आते हैं। ठीक है? तो चित्र देने के पश्चात यह पूछेगा और अंतर स्पष्ट करो, इस प्रकार के प्रश्न को क्या करेगा, पूछेगा। जैसे आप आगे देख सकते हो, मैंने लिखा है पक्षी वर्ग और स्तनधारी प्राणी। अच्छी पढ़ोगे ना, तो ये पक्षी वर्ग में कुछ चीजें जो है ना, वो कॉमन होती हैं सभी पक्षियों के लिए। जैसे इसमें लिखा है, पक्षी वर्ग में क्या है, पक्षी पूर्ण रूप से स्वयं को वायवी जीवन के लिए अनुकूलित किए हुए हैं। मतलब इनका जो अनुकूलन है, हेलो, हाँ, ये पक्षी वर्ग जो है, इनको जो जीवन है, हवा के उपयुक्त होता है। स्तनधारी प्राणियों में यदि आप देखोगे, तो लिखा है स्तनधारी प्राणी स्वयं को पूर्ण रूप से स्तनधारी प्राणी स्वयं को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित। इस प्रकार से कम 4 पॉइंट आपको इसमें लिखना है। मैं आपको बताऊँगा नहीं, ये आपको करना है क्योंकि ऑलरेडी आपके पे ये सब दिया हुआ है। ठीक है? मैं सिर्फ बताता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद उभयचर प्राणी और सरीसृप प्राणी। उभयचर मतलब उभय मतलब जो दोनों में रहते हैं, जल और स्थल दोनों में रहते हैं। सरीसृप मतलब रेंगने वाले प्राणी। अब रेंगने वाले प्राणी हो या उभय प्राणी हो, उनकी कुछ न कुछ जो विशेषताएँ हो कॉमन होती हैं। वो कॉमन चीज़ें आपको याद करनी है, कम से कम 4 पॉइंट बस। 4 मुद्दे आपने लिखा, तो आपको 2 मार्क्स पूरी तरह से मिल जाता है, इसमें उभयचर सरीसृप में। ठीक है? इस प्रकार से जो छठा प्राणी वर्गीकरण प्रकार के क्वेश्चन्स आते हैं। अब आइए बेटा नेक्स्ट लेसन, जो 7वां लेसन है, ठीक है? 7वां लेसन कौन-सा दिया गया है? यदि आप ध्यान से देखोगे तो पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की, ठीक है? पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की। इस पर कैसा आता है? संकल्पना चित्र पर आधारित प्रश्न है, ठीक है?
यदि आप देखोगे पेज नंबर आपकी अगर टेक्स्ट बुक है आपके पास ना, तो ये देखो ये मैंने लिखा हुआ है, किस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं। कैसा लिखा है? प्रक्रिया के पश्चात के बाद प्राप्त निष्कासित जल, घरेलू गंदा पानी इत्यादि जो चीजें हैं ना, इससे संबंधित कोई भी 4 बॉक्स दिया जाएगा। आप उसको भरिए, हर एक के लिए आधा-आधा मार्क्स। ज़्यादा बॉक्स है तो ऑलरेडी लिख के देंगे, ओके? तो इस प्रकार से फ्लो शीट जो होता है आपको आता है और इसमें आपको पॉइंट्स भरने होते हैं। जैसे इसमें लिखा है, प्रक्रिया के पश्चात प्राप्त निष्कासित जल अर्थात घरेलू गंदा पानी, क्या-क्या आया? ऊपर लिखा है स्वच्छता, ठीक है? खाद के रूप में उपयोग बचा हुआ पदार्थ है, निष्कासित करने के पश्चात पानी सुरक्षित हो जाता है और बायोगैस संयंत्र में इसका उपयोग होता है। सेकंड है, उपयोग के आधार पर नीचे गए संकलनात्र को पूर्ण करो। ऐसा है, जेन्सेन गोंद ना, ये जो अंडरलाइन दिया हुआ है ना बेटा, जो अंडरलाइन दिया हुआ है, यही आपको याद करनी है। जेन्सेन गोंद में क्या है, जैसे टूथपेस्ट के लिए है उत्तम गुणवत्ता तो यहाँ पर दूसरा फ्लो शीट है। तीसरा क्या दिया हुआ देखिए, सूक्ष्म जीव जो है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों से संबंधित है, सूक्ष्म जीव क्या है, इनका उपयोग जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, तेल का रिसाव ये तो ऑलरेडी दिया है। भरना क्या है इसे, जैव ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जैव ईंधन के लिए भूमि भरण, बायोगैस, कंपोस्टिंग, टीका भी बनाया जाता है और घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के जो संकल्पना चित्र हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना दिया हुआ है। ये टेक्स्ट बुक में भी आपके पीछे दिए गए हैं बेटा, इसको आप कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट है, जो आपको दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म जीवों के कार्य। इसमें देखिए सूक्ष्म जीवों के कार्य जो है, आगे देखिए, जो खास करके पूछा जाएगा, इसमें है ना क्वेश्चन नंबर दूसरे ब में कार्य वगैरह पूछा जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव दिया जाएगा आपको। जो जियोबैक्टर ना, एजिटोबैक्टर है, एससीबी जीवाणु, जीवाणु समूह होता है, थियोबैसिलस है, एक्टिनोमाइसिस, ठीक है। अब ये सूक्ष्म जीव क्या काम करते हैं, उसके कार्य क्या है? जो जियोबैक्टर है को जो एजिटोबैक्टर देता है, यह खेती में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा खेती के लिए जो टीका तैयार होते हैं, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा टीका बनाया जाता है इसके लिए। दूसरा एससीबी जो जीवाणु है एससीबी, ओके, ये हाइड्रोकार्बोक्लास्टिक बैक्टीरिया होता है। हाइड्रोकार्बोक्लास्टिक बैक्टीरिया जीवाणु का समूह होता है, ठीक है। ये क्या, इसका उपयोग क्या है, हाइड्रोकार्बन का अपघटन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण करता है। ये एससीबी जो जीवाणु है, खास करके जो समुद्र वगैरह पे जो तेल की सतहों पर समुद्र में जब तेल रिसाव वगैरह होता है, तो इसको साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे स्थान पर एससीबी जीवाणुओं का कुछ समूह है, इसका उपयोग करने से क्या होता है, वो उसका विघटन कर डालते हैं। विघटन करने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण करते हैं, तो आसानी से इसका उपयोग हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क जो दिया थियोबैसिलस, थियोबैसिलस ये जीवाणु को सूक्ष्मजीव जीवाणु कहाँ उपयोग करते हैं, जैसे कुछ धातुएं हैं, तांबा, लोहा, यूरेनियम, जस्ता, ठीक है, इनका जो निर्माण होने इसका रूपांतरण हो जाता है, इसका रूपांतरण होता है जिससे कि प्राण को नुकसान नहीं होता है। एक्टिनोमाइटेसिस है, ये रबर का विघटन करता है। कचरे के लिए कचरा वगैरह जहाँ पे विघटन की जरूरत होती है, इसका एक्टिनोमाइटेसिस नामक सूक्ष्मजीव का उपयोग करते हैं, जो कि
रबड़ का विघटन कर डालते हैं। तो ये सारे जो बैक्टीरिया जो यहाँ पर 3-4 दिए गए हैं, सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया का समूह, इस प्रकार से और भी कुछ बैक्टीरियाज़ हैं। वह क्या काम करते हैं, क्या कार्य है, कहाँ पे इसका उपयोग होता है, यह आप एक नोटबुक पर लिख करके इसको कर डालिए। इस प्रकार चारों नहीं, चारों के अलावा भी और कुछ है, उसको भी कीजिए। नहीं तो क्या होगा, आप चारों करेंगे बाकी नहीं आएगा। चारों सब आपको करना ही है, ठीक है? इसके पश्चात यदि आप देखोगे, टिप्पणी लिखवाता है, ठीक है? यहाँ देखिए, टिप्पणी लिखो। टिप्पणी भी आता है क्वेश्चन में 2 ब में। किस प्रकार के हो सकता है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स, अभी ये प्रोबायोटिक्स क्या लिखा है? एक प्रकार से सूक्ष्मजीव ही है, ठीक है? जो कि शरीर के लिए एक अच्छा कार्य करते हैं। इसमें लैक्टोबैसिलस वगैरह होते हैं। इसमें जो जीवाणु होते हैं, जो कि क्रियात्मक होते हैं, उदाहरण लिखा है लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, ठीक है? लैक्टोबैसिलस केसी, बायफिड बायफिडोबैक्टीरियम, बायफिडम। ये अलग से अलग प्रकार के जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, यह शरीर के लिए अच्छे होते हैं। तो इनका उपयोग अच्छी चीज़ों के बनाने के लिए उपयोग में होता है। तो हम इसको कहते हैं प्रोबायोटिक्स। तो टिप्पणी इस पे जब आता है तो ये टिप्पणी आपको प्रोबायोटिक्स वगैरह पे लिखनी होती है। इसके अलावा दूसरा देखिए क्या आ सकता है, प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसका आपको परिभाषा भी आ सकता है, क्या होता है? या फिर यह एंटीबायोटिक्स के ऊपर टिप्पणी भी आ सकता है। क्या होता है प्रतिजैविक? हम इसको एंटीबायोटिक कहते हैं, सभी बच्चे जानते हैं इसको एंटीबायोटिक क्या कहते हैं। यह एक ऐसा रसायन है जो कि सूक्ष्मजीवों से ही निकाला जाता है और सूक्ष्म दूसरे प्रकार के सूक्ष्मजीवों की इसको ग्रोथ को, वृद्धि को रोकने के लिए या उसको मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ एंटीबायोटिक यहाँ पर ये हैं, स्टैटिन, सिफ्लोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, बैक्टीरियासिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटिन, जितने सीन आते हैं ना, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सब के सब एंटीबायोटिक हैं। मतलब ये ऐसे रसायन हैं जो कि सूक्ष्मजीवों से ही प्राप्त किए गए हैं और दूसरे प्रकार के अर्थात हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए या उसको मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है? तो यह इस प्रकार के प्रतिजैविक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेली यूजेस में आते भी हैं, डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब भी करते हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से इसको कीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यहाँ पे देखिए बेटा, क्या दिखाई दे रहा है मतलब सूक्ष्म जैविक टीके, माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स। किण्वन प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्मजीवों से युक्त कुछ टीके बनाए जाते हैं। बीजों के बुआई के पूर्व बीजों में इन पोषक टीकों को फुहारा जाता है, तो कुछ टीकों को वनस्पति के में लसीकृत किया जाता है। टीकों में स्थित सूक्ष्मजीव उन वनस्पतियों का पोषक द्रव्यों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करते हैं। ठीक है? वनस्पति जन्य अन्य घटकों को उच्च प्रतिका बनाते हैं। इसमें जैविक खेती करते समय कृत्रिम नाइट्रोजनेस एजिटोबैक्टर से युक्त द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। तो इस सूक्ष्मजीवों का उपयोग हम टीके बनाने के लिए करते हैं, जो कि खेती में खास करके फसलों को उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के उपयोग के लिए इसका होता है। तो इसके ऊपर आधारित भी कुछ हम टिप्पणी इसमें आएगा और आपको लिखना है। ठीक है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम 7वें लेसन से देख सकते हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट लेसन है बेटा। नेक्स्ट लेसन जो आपको दिखाई दे रहा है, कोशिका विभाजन एवं जैव प्रौद्योगिकी। कोशिका विभाजन और जैव प्रौद्योगिकी। अब यहाँ पर जो खास करके जैव प्रौद्योगिकी है ना, उसके बारे में पूछा गया है। क्या होता है जैव प्रौद्योगिकी, इसके लाभ क्या है? ओके, ये सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं। खास करके जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा या इसके ऊपर टिप्पणी या इसके लाभ, जैसे मैंने पहले बताया, इसकी विशेषता, उपयोग, लाभ, प्रभाव इत्यादि इस क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से
बायोलॉजी का उपयोग करते हैं या बायो के उपयोग करके सिर्फ जीवों का या जीवों का उपयोग किस प्रकार से मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता को और सुधारने के लिए किया जाता है, यह इस सारे इस चैप्टर में है। यहाँ पे देखिए जब देखिए क्या-क्या लाभ है। पृथ्वी पर खेती की भूमि सीमित होने के कारण प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन लेना हुआ है। किसके कारण? जैव प्रौद्योगिकी के कारण। आपने हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, शक्कर वगैरह सुना है, इसके पहले वाले लेसन में, किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अच्छी गुणवत्ता वाले फसलों का उपयोग हम कर सकते हैं। यह जैव प्रौद्योगिकी के कारण ही होता है। वनस्पति की रोग प्रतिकारक नस्लें बनाने हुँ, वनस्पति की रोग कारक नस्लें बनने से रोगों के नियंत्रण पर होने वाला खर्च कम हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से ही है। ठीक है? ऐसे भी इसमें जैसे कुछ फसलें ऐसे जगहों पर जहाँ यह उग नहीं पाते थे, वहाँ पे उगने लगे हैं। मतलब तापमान में होने वाले परिवर्तन को, पानी की मात्रा को, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता, ऐसे बदलते पर्यावरण में भी टिके रहने वाली नस्लों का, वनस्पतियों का निर्माण संभव हुआ है। किसके कारण? बायोटेक्नोलॉजी के कारण। ठीक है? अब इस बायोटेक्नोलॉजी ये जो लेसन है 8वां लेसन, उसमें और कौन-सा टॉपिक है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जो हरित क्रांति, इस पे टिप्पणी लिखो आ सकता है। ठीक है? हरित क्रांति में यदि आप देखोगे, क्या होता है हरित क्रांति? अगर आपको परिभाषित करने के लिए आ गया, कम खेत की ज़मीन में अधिकाधिक मात्रा में फसलों का निर्माण करने की विधि को सामूहिक रूप से हरित क्रांति कहते हैं। कम खेती में अधिक मात्रा में फसलों का उत्पादन। ये हम बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से उपयोग से ही इसको कर रहे हैं। एक समय था हमें बाहर के देशों से अन्न, गेहूँ या अन्य चीज़ें क्या करने आयात करनी पड़ती थी। लेकिन जब से हरित क्रांति हुआ है, हरित क्रांति मतलब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे हैं या अलग-अलग प्रकार के खादों का उपयोग करने लगे हैं, जिससे कि क्या हुआ है, कम खेतों में अधिक से अधिक उपजाऊ फसलें पैदा होने लगी हैं, जिसके कारण हमारी की सारी आवश्यकता पूरा भी होने लगी है और हम इस स्तर पर पहुँचे हैं कि आज के समय में हम बहुत सारे अन्न या फसलों को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, दूसरे देशों को देते भी हैं। ठीक है? यहाँ लिखा है गेहूँ और धान की सुधारित छोटी प्रजाति, खाद और कीटनाशकों का उचित उपयोग, व्यवस्थापन, इन सभी बातों का के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होकर जनसंख्या भुखमरी से बच गई है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका नाम याद रखिए बेटा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के हैं और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो भारत के हैं। इनका योगदान इसमें काफ़ी मूल्यवान है। जब आप टिप्पणी वगैरह लिखते हैं तो ये दोनों चीज़ों को आप जोड़ दीजिए। इनको हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। दूसरा जो टिप्पणी इस पे आता है, यदि आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर दिखाया है श्वेत क्रांति, ना? श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। उत्पादन में भारत जो है इस वक़्त अपना बहुत योगदान दे रहा है। हम अपने जो उत्पादित करते हैं, साथ में हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसमें खास करके ये जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है ना, गुजरात राज्य के आनंद सहकारी दुग्ध उत्पादन के इस आंदोलन का उन्होंने एक अलग ही ऊँचाई पर पहुँचाया है। आपने अमूल देखा होगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल जो दूध है ना? इनका ही योगदान है। तो इस प्रकार से दुग्ध क्रांति जो है, इसी को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। नील क्रांति, यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि टिप्पणी के लिए आ सकता है। इसमें नील क्रांति में यदि आप देखोगे तो क्या लिखा है? इसमें आपने देखा मछली पालन है ना? खेत, तालाब और उसमें बढ़ने वाली मछलियाँ काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। परंतु सिर्फ मछलियाँ, झींगे आदि तक ही सीमित न रह करके अन्य प्राणी और वनस्पति का भी विचार करना चाहिए, ठीक है? समुद्र में खारे पानी तथा खेत में, तालाब में, मीठे पानी में बहुत मात्रा में मत्स्य खेती संभव है। कौन-कौन से यहाँ दिया है देखो, रोहू, कतला जैसे मीठे पानी में रहने वाली मछलियाँ, झींगे जैसे खारी पानी के उत्पादन का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। सारे के सारे चीज़ें जो है नील क्रांति में आएगा। तो ये आपने टिप्पणी यहाँ पर इसमें से जो लेसन आ सकता है वो हमने देखा।
अब देखते हैं कुछ आकृतियों पर आधारित प्रश्न है। एक और टॉपिक यहाँ पर देखो बेटा, हाँ, जैविक खाद इंपॉर्टेंट है ये भी। जैविक खाद देख लीजिए टिप्पणी। रासायनिक खादों का इस्तेमाल न करके जैविक खादों का उपयोग करने से फसलों की नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की तथा फॉस्फेट में घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें मुख्य रूप से राइबोजियम, एजोबैक्टर, नोस्टॉक, एनोबिना इन जीवाणुओं का तथा एजोला नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। ये जैविक खाद के लिए इसका उपयोग होता है। खास करके ये टिप्पणी के रूप में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया फ्लो शीट है। अब फ्लो शीट में क्या दिया है? आकृति पर आधारित प्रश्न। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 100 पे भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो अध्याय के प्रश्न आप देखोगे। देखो यहाँ पे नीचे दी गई तालिका पूर्ण कीजिए ना। जैव प्रौद्योगिकी के लाभ ये अलग-अलग है, ढेर सारा। हालांकि आपको सिर्फ 4 करने हैं। क्या-क्या लाभ है देखो। यदि आप ध्यान से देखोगे यहाँ से लिखा है पर्यावरण के उपचार के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि, पर्यावरण आघात को सहन करने वाली फसलें, पशु संवर्धन और मानवीय स्वास्थ्य के लिए हार्मोन्स और औषधि, विभिन्न प्रकार के टीके तथा खाद्यान्न का टीका बनाना, डीएनए फिंगरप्रिंट में भी इसका जो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, जनिकी उपचार ना, जिसके माता-पिता से आने वाले जो रोग हैं, उनका किस प्रकार से उपचार किया जाए बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हो रहा है। तो ये अलग-अलग जो पॉइंट्स हैं, अगर आप कोई भी 3-4 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स याद कर लें, तो अक्सर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और है फ्लो शीट देखिए बेटा। इसमें देखो मूल कोशिका का क्या है, जो आपका स्टेम सेल्स होता है, जो कि स्टेम सेल से ही हमारे शरीर की रचनाएँ जब ऐसे स्टेम सेल्स जब बढ़ती हैं मूल कोशिका से, जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि स्पर्म एंड ओवा जब मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो मूल कोशिकाएँ होती हैं। वहीं से विभेदन स्टार्ट होता है और विभिन्न प्रकार के ऊतक बनते हैं और उनके अलग-अलग कार्य होते हैं। तो ये मूल कोशिका है, स्टेम सेल्स हैं, हाँ? इसका उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? देखिए सेल थेरेपी के लिए किया जाता है। खास करके आप बोल सकते हैं कि सेल जो डैमेज वगैरह हो रहे हैं ना, कैंसर वगैरह में, वहाँ पे सेल थेरेपी दिया जाता है। अंग प्रत्यारोपण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, पुनर्जीवन, उपचार, रक्त कोशिका निर्मित करना। इस मेथड से बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से स्टेम सेल से हम क्या कर सकते हैं, रक्त कोशिकाओं की निर्मित भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो फ्लो शीट हैं, यह भी पूछा जाता है। तो यह आप कीजिएगा। अच्छा, जैव प्रौद्योगिकी बाहरी उपयोग जो किया है, कहाँ उपयोग आता है? फसल जैव प्रौद्योगिकी, संकरित बीज, हुँ? संकरित बीज मतलब जब हम 2 प्रकार के बीजों को टेक्नोलॉजी की सहायता से अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को जो गुणवत्ता हमें चाहिए, जिसकी हमें आवश्यकता है, तो उन बीजों को हम संकरित करके नए प्रकार के फसलों के बीज बनाए जाते हैं, नए प्रकार की प्रजातियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है? तो संकरित बीज है, ये जनु की दृष्टि से उन्नत फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यह भी पूछा जाता है। ये क्या है? बाहर के जनुक को, जनुक मतलब जीन्स, बाहर के जनुक को किसी फसल के जनुकीय सांचे में डालकर प्राप्त किए गए अच्छी गुणधर्मों की फसलों को जनुकीय दृष्टि से उन्नत फसलें कहते हैं। अच्छी गुणधर्मों को प्राप्त करने के लिए बाहर के किसी जीन्स को मिलाया जाता है, संकर किया जाता है, तो ये जो नए प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, उनको हम जनिकीय दृष्टि से उन्नत फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है? अब आ जाइए नेक्स्ट वाला लेसन है, 9वां लेसन है। यह इंपॉर्टेंट लेसन है बेटा, ये हमें सबको करना है। सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में, समाज विज्ञान से, यहाँ पर पर्यावरण विज्ञान से है, सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं? देखिए लिखा है तनाव को कम करने वाले शौक कौन-कौन से हैं? ना? तो बस यही ले लो, कौन शौक है? देखो संगीत सुनना, अन्य पक्षियों का निरीक्षण करना तथा प्राकृतिक दृश्यों को देखकर प्रकृति के साथ समय बिताना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना और भी आप शौक हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य को धोखा पहुँचाने वाले रोग, यह भी आता है। किसी 2 रोगों के बताइए जो जिससे कि पूरा समाज इससे ग्रसित हो जाता है।
ना, लिखा है एड्स फैलता है, क्षय रोग, टीबी, कुष्ठ रोग, सामाजिक, जिससे कि ऐसे लोग जिससे कि सामाजिक समाज के स्वास्थ्य को खतरा हो। आज एक नया ये आया है रोग, वह भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक उपयोग से होने वाली शारीरिक तकलीफ़ें, देखिए ठीक है, सिर दर्द होता है, दृष्टि दोष होता है, जोड़ों का दर्द होता है, निद्रा से होता है, चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है? ये कर सकते हैं। 2 दिन। तो अभी मानसिक तनाव को कम करने वाले उपाय कौन-कौन से हैं? अगर ऐसे आता है तो आप क्या करें? इसमें जैसे मैंने बताया, यहाँ हास्य क्लब दिया है ना? आपने देखा होगा कि सुबह-सुबह जब हम जाते हैं कहीं बाहर मैदानों में घूमने, तो वहाँ पे ओल्ड एज जो खास करके लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है वहाँ पर। वह ताली बजा-बजा के ज़ोर-ज़ोर से हँसते हैं इकट्ठा होकर के। इससे क्या होता है कि उनके अंदर रहने वाली जो तनाव है, वो दूर हो जाता है खिलखिलाकर हँसने से, ठीक है? और मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो जाते हैं। अगर हम टेंशन में हैं कहीं, तो हम क्या करते हैं, अच्छे दोस्तों के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छा संपर्क करते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेखन, अगर लेखन का काम आता है तो लिखिए। शौक या अभिरुचि है, जो भी शौक है वह कंप्लीट कीजिए, संगीत सुनिए, शारीरिक व्यायाम कीजिए, मैदानी खेल खेल लीजिए। ये सारी चीज़ों से करने से क्या होगा, आपका टेंशन कम होता है। ये तो हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट यहाँ अक्सर एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल्फी लेने के 2 दुष्प्रभाव। दुष्प्रभाव इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 2 में, दुष्प्रभाव। हालाँकि जो हम कर रहे हैं बेटा, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के क्वेश्चन्स में आते हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, किस प्रकार के क्वेश्चन्स आ सकते हैं, ठीक है? सेल्फी लेने के 2 दुष्प्रभाव, मोबाइल फ़ोन सेल्फी निकालते समय समुद्र या खाई में गिर करके, उसी प्रकार करके मृत्यु होने की संभावना रहती है, दुर्घटना ग्रसित होती है। रास्ते पर चलते हुए हम यदि टेलीफ़ोन का उपयोग करते हैं, तो भी इसका उपयोग खतरनाक साबित हो सकता है। 10वां लेसन जो है, हम करने जा रहे हैं आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई। आपदा प्रबंधन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसमें देखिए ध्यान से, खास करके इस साल जो मार्च 2020 में आया था क्वेश्चन्स, हालाँकि ये है नहीं इस बार, निकला हुआ। नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण कीजिए तथा इस आपदा के 2 परिणाम लिखिए। यदि ध्यान से देखोगे, तो ये एक ट्रेन का एक्सीडेंट दिखाता है, दुर्घटना, ना? क्या-क्या हो सकता है? दुष्परिणाम, जान, माल दोनों की हानि हो सकती है। रेल यातायात ठप हो जाता है, इससे दूसरे प्रकार के यात्रियों को भी क्या होती है, तकलीफ होती है। इस प्रकार के चित्र दिए जाएँगे और आपको उस चित्र को पहचान के उस पे दुष्प्रभाव हो, क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, वह आपको पूछा जाएगा, ठीक है? बाढ़ भी आ सकता है, आपदा प्रबंधन में बाढ़ हो जाए, हाँ? भूकंप आ जाए, इस प्रकार की चीज़ों को क्या करेगा, देगा और आपको पूछेगा इसके संबंधित। देखिए कुछ चित्र जो आपका टेक्स्ट बुक के पीछे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। चित्र को देख लीजिए, याद कर लीजिए, कैसे भी कीजिए। वो आप मालूम होना चाहिए, से संबंधित चीज़ें, हाँ? और इसे इसके ब पहचानने को कहा जाएगा और हम यदि करते हैं, यदि इसका सावधानी हटती है, तो किस प्रकार का दुर्घटना हो सकता है, वह पूछेगा। ओके, चलो एक-एक करके देखते हैं आगे। पहला जो दिखाई दे रहा है आपको ना, वो प्रकोपक है, इरिटेंट का चिन्ह है। मतलब ऐसे पदार्थों के संपर्क में आने से त्वचा पर, नेत्र पर या नासिका मार्ग, नाक पर इत्यादि कोमल अंगों पर रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण दुष्प्रभाव पड़ता है। ओके, अधिक समय तक रहें तो दमा या गंभीर त्वचा रोग हो सकती है। जो दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है, ये खोपड़ी वाला ना, खोपड़ी वाला, क्या ये, विषैला। ओके, जहाँ पे विषैला है, मतलब विषैले पदार्थों को सूंघने अथवा उन्हें चखने से हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। ओके, तीसरा क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए
पर्यावरणीय संकट आ सकता है। यह पर्यावरणीय संकट के बारे में सूचित कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यह जो मनुष्य है ना, यह मनुष्य पर संकट आ सकता है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर संकट आ सकता है, स्वास्थ्य संकट। यह देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये है संक्षारक करोजी पदार्थ। संक्षारक पदार्थ अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। संक्षारक पदार्थों को केवल स्पर्श करने से ही हम त्वचा में, आंखों में, श्वसन मार्ग में, पाचन संस्थान में आदि अंगों को गति से नुकसान पहुंचता है। इन पदार्थों को छूने अथवा सूंघने से हमें अत्यधिक हानि पहुंच सकती है। ठीक है। नेक्स्ट यदि आप दिखा रहे हैं, ऑक्सीकारक है ना, ये ऑक्सीकारक है। ये क्या होता है? कुछ रासायनिक पदार्थ ऑक्सीकरण होते हैं, इसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में जाता है तो ऑक्सीकरण होने लगता है और तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, ये रसायन कपड़े पे गिर जाए तो अभिक्रिया आरंभ हो जाती है और इसके अभिक्रिया करने के कारण कपड़े में आग लग सकती है। पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर रहा हूँ। तो ऑक्सीकारक जहाँ सब होगा वहां पर इस प्रकार से चित्र दिया रहेगा। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और ये वाला देखिए ज्वलनशील, इन दोनों में देखिए थोड़ा सा अंतर है, याद रखिएगा। दोनों एक जैसा दिखाई देता है। इससे बीच में देखिए गोल दिखता है, यहाँ बीच में देखिए पहले जैसा ऊपर जैसा है वैसे नीचे ही है ना। ये ज्वलनशील, ज्वलनशील पदार्थों के जैसे ही ज्वलनशील पदार्थों में भी आसानी से आग लग सकती है। ओके, तो इस प्रकार से सावधानी रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, ये विस्फोटक दिया है, विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक कुछ वस्तु और पदार्थ विस्फोटक होते हैं। ओके, इसे संपर्क में आने से नुकसान हो सकता है। यहाँ देखिए संपीड़ित गैस, गैस को कंप्रेस करके इस प्रकार से रखा गया है, कुछ दाब डाल करके भरा जाता है, इसलिए इन्हें सावधानी पूर्वक संभालते हुए इनका उपयोग करना चाहिए, अन्यथा विस्फोट पदार्थों के समान ही संपीड़ित पदार्थों में विस्फोट हो सकता है। मैं यहाँ पे दिए गए अंक का निरीक्षण को सही संकेत का क्या अर्थ है? यदि संकेत कि कौन सी आपदा का सामना करना पड़ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आएगा। आपको इसमें से जो हमने अभी पढ़ा पूरा दिखाएगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन है, उसके पूर्व की विशेषताएं क्या होती हैं? आपदा प्रबंधन के पूर्व की विशेषताएं क्या होती हैं, यह आपसे पूछेगा इस प्रकार फ्लो शीट दे करके। तो आपको बताना है कि इसके पूर्व की विशेषताएं हमें क्या करनी है। आपदा के पहले वाली पूर्व तैयारी में हमें क्या-क्या करनी है विशेषताएं आपदा प्रबंधन में। ओके, क्या-क्या हो सकती है? देखो लिखा है इसमें, आपदाग्रस्त अथवा आपदा विभागों की पहचान करना, बाकी आपदा भागों की पहचान कर लेना। ओके, आपदाओं की तीव्रता कोई मैप है यहाँ पर, रिएक्टिव इंटेंसिटी मैप की तीव्रता और मैप के द्वारा आपदाओं की संभावना होने वाले स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लेना। आपदा प्रबंधन के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण लेना और आम आदमी को भी आपदा प्रबंधन के बारे में बताना, अनुभूति देना, उनको बताना। इस प्रकार से जब कोई आपदा आता है तो उसके पहले, आपदा प्रबंधन के पहले हम कौन-कौन सी तैयारी करें, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट ध्यान रखिए बेटा, आप टिप्पणी, टिप्पणी लिखिए। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा छोटी हो, बड़ी हो, अल्पकालिक हो, मतलब कम समय को हो, दीर्घकालिक हो, उस पर मात करना महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए आपदा प्रबंधन प्रभावी और परिणाम कारक होना बहुत जरूरी है। जलवाद और आपदा प्रबंधन का रिश्ता, अब यहाँ पे किस प्रकार आपदा प्रबंधन कर सकते हैं उसके बारे में टिप्पणी आपको लिखना है। ओके, और क्या दिया है? इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। आपदाओं का स्वरूप और विस्तार, आपदाओं का स्वरूप और विस्तार पूछा है कि किस प्रकार से स्वरूप और विस्तार में आएगा। क्या है इसका टॉपिक? देखो कितना दिया, एक आपदा के पहले का समय एक लिखा है,
यदि हम टेक्स्ट बुक में देखें तो सीधा-सीधा पेज 12 पे दिया हुआ है बेटा ये। आपदा के पहले का समय, फिर दूसरा क्या लिखा है संकेत का समय, आपातकालीन काल, पुनर्वसन काल, प्रतिशोधन का काल, रिकवरी कितना समय लगता है और पुनर्निर्माण करने का काल, समय कितना लगता है? फिर पुनर्निर्माण करने का काल। तो ये जो है इसका स्वरूप और विस्तार कैसे हो, इसको आप लिखा है, सिर्फ पॉइंट इसने लिखा है, तो आपको सिर्फ पॉइंट लिखना है। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 6 दिया है, 6 में से 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, 6 पॉइंट्स में से। तो 4 भरना है और प्रत्येक के लिए आधा मार्क्स। तो इस प्रकार से फ्लो शीट है, टिप्पणी है और चित्र हैं, आकृतियाँ हैं, दिया हुआ है, ये आपको इस प्रकार से पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर क्वेश्चन्स हमने डिस्कस कर लिए कि कौन-कौन से प्रकार आ सकते हैं इसमें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 ब में हमने ऑलरेडी पहले किया और इस चैप्टर में 6 से 10 के लेकर के सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 ब में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, उससे संबंधित आज हमने प्रश्न और उत्तरों की चर्चा की है। आई बात समझ में? और इसके बाद जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट वाला करेंगे जो भी टॉपिक रहेगा। तो फिलहाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा यदि किसी को कोई तकलीफ है तो कुछ तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए। हाँ सबरीन पूछो बेटा। सबरीन पूछो। सर साइंस 2 का 10वां चैप्टर रिड्यूस हो गया है ये बार। रिड्यूस तो है ना बेटा, साइंस 2 का 10वां लेसन रिड्यूस है। यहाँ पर खास करके आपके पास अगर नहीं आया होगा तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगा। इसमें सर खास हमारे करके पास नहीं है। ओके बेटा, इससे रिड्यूस वाला सर हम भेज देते हैं, आप ज़रा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। ओके सर। और बेटा? और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों इस टॉपिक से संबंधित? अगर कोई क्वेश्चन है तो हाथ ऊपर के। हाँ सर, किसी का हाथ ऊपर नहीं दिखाई दे मतलब किसी का हाथ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद मैं सर जी। आपको ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर आपका कोऑपरेशन के लिए। थोड़ा-सा क्या हो गया सर, नेटवर्क इश्यू है यहाँ पर, बार-बार मुझे भी तकलीफ हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है ये सब चीज़ों का। लेकिन सर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा पीडीएफ अभी भेज देता हूँ, आप बच्चों को शेयर कर दीजिए। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।